मैं दिन के पिछले पहर कस्बे में चला गया और मस्जिद में जा असर की नमाज पढ़ी। मुझे मस्जिद के इमाम से मिलना था या उस शख्स से जिसने ईद के रोज़ इमाम का खुतबा उर्दू में सुनाया था। इमाम थोड़ी ही देर पहले असर की नमाज पढ़ा कर जा चुका था। 5-6 इंडोनेशियन मस्जिद में मौजूद थे जिन्होंने बाजू फैलाकर मेरा इस्तकबाल किया था। उनमें कोई एक भी मेरी ज़बान नहीं समझता था। मैंने इशारों में उन्हें बताया कि मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ। एक आदमी मेरे इशारे समझ गया और वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। इमाम घर पर मिल गया। मैं उससे पहली बार ज़रा आज़ादी से मिल रहा था। मस्जिद में उस रोज़ उसके साथ जो मुलाकात हुई थी वो ईद मिलने तक की थी। मुझे पता चला कि वो थोड़ी बहुत उर्दू जानता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो उस रोज़ मस्जिद में उसका तर्जुमान बना था। इमाम ने अपने छोटे बेटे से कहा तो वो बच्चा दौड़ पड़ा और 15-20 मिनट के बाद मेरा मतलूबा शख्स आ गया। उन लोगों ने मेरी बड़ी ही खातिर तवाज़ा की। मैंने उसे बताया कि कल से इस जंगल में ऑपरेशन हो रहा है और रात ही रात अपने आदमियों को इत्तला भेज दें कि वहाँ से निकल जाएं। मैं बस इतना सा पैगाम देकर वहाँ से आ गया। असल ऑपरेशन तो गोरा रेजिमेंट ने करना था, क्योंकि गोरीलों के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उसी रेजिमेंट को मिली थी। लड़ाका बम्बार तैयारों को गोरा रेजिमेंट ने ही रहनुमाई देना थी और बम्बारी भी करवानी थी। हमारी बटालियन का काम यह था कि अपनी तरफ से उस जंगल को घेर ले ताकि वो भागने वाले गोरीलों का रास्ता रोके, और जिस तरह गोरा रेजिमेंट के मुताबिक कोई भी कार्रवाई ज़रूरी समझी गई तो हमारी बटालियन करेगी। चूँकि पूरी बटालियन जा रही थी इसलिए मैं भी अपनी कंपनी के साथ गया। मुझे कंपनी कमांडर के साथ रहना था। मैं ये सारा फौजी ऑपरेशन बयान नहीं करूँगा, इसमें आपको दिलचस्पी की कोई भी बात नहीं लगेगी। सारा फौजी मामला था। मैंने ऐसे ऑपरेशन फ्रंटियर के कबायली इलाके में देखे थे और मैं शामिल भी हुआ था। वहाँ 3-4 ब्रिगेड छावनियों से निकलते और वसी और अरीज पहाड़ी इलाके में फैल जाते और दूर तक निकल जाते थे। रास्ते में कभी कोई नजर आता उसे पकड़ लेते या गोली मार देते थे, लेकिन कबायली पठान कम ही नजर आया करते थे। वहाँ अंग्रेज ये जुल्म भी करते थे कि जहाँ कहीं कबायलियों की खड़ी फसल नजर आती तो उसमें आग लगा देते थे और उनके छोटे छोटे गांव भी तबाह बर्बाद कर देते थे। इंडोनेशिया में फ्रंटियर वाली बेआबो गया पहाड़ियाँ तो नहीं थी, घना जंगल था। ऑपरेशन भी इसी नौयत का था और मुझे ये खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग इंडोनेशियन लोगों की बस्तियाँ उजाड़ देंगे। मैं सोचता था कि इन्होंने यहाँ भी फ्रंटियर वाली स्कीम चलाई क्योंकि यहाँ भी मुसलमान हैं, लेकिन इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगले रोज़ हमारी बटालियन जंगल में पहुँच गई और जंगी तरतीब में गई। मालूम हुआ कि दूसरी तरफ से गोरा रेजिमेंट और शायद कोई और बटालियन भी गोरा रेजिमेंट के साथ थी। 9:30-10 बजे तो 6-7 लड़ाका बम्बार हवाई जहाज़ आ गए। उन्हें गोरा रेजिमेंट ने वायरलेस पर टारगेट बताया होगा। उन हवाई जहाज़ों ने फ़िज़ा में एक चक्कर काटा और एक दूसरे के पीछे गोते में आए और बम गिराकर आगे निकल गए। जब सारे जहाज़ बम गिरा चुके तो वो फिर गोते में आकर मशीन गन्ने फायर करते आगे निकल गए। इस तरह उन्होंने उस जंगल में इतनी आग बरसाई कि वहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नज़र नहीं आता था। सूरज गरूब होने से ज़रा पहले हमारी बटालियन और गोरा रेजिमेंट आमने सामने आ गईं। उन पलटनों ने पूरा जंगल छान मारा था और ये पूरे जंगल में फैली हुई थी। उन्हें कोई इंडोनेशी गोरीला वहाँ से भागता या कहीं पोजीशन में बैठा नजर ना आया। मैंने खुद अपनी आंखों देखा कि जहाँ बम गिरे थे वहाँ गहरे गड्ढे पड़ गए थे और दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। एक भेड़िया मरा हुआ देखा और एक जगह एक जानवर मरा पड़ा था। मैंने जो दूर से देखा वो बकरी जैसा लगता था। बात मुख्तसर यह है कि उस जंगल में से इतनी बड़ी फौज को कुछ भी ना मिला। मैं अफसर तो नहीं था कि मुझे राज की बातें भी मालूम हो जाती। ये 4-5 दिनों के बाद मालूम हुई। बात यह थी कि उस जंगल में वाकई इंडोनेशियन गोरीलों ने अपना अड्डा बना रखा था और यहाँ से गोरीले गिरोहों में निकल कर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने जाते थे। लेकिन उस रोज़ वहाँ एक भी गोरीला नहीं था। यह भी मालूम हुआ कि कुछ ऐसे आसार और निशानात मिले थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ उनका अड्डा था। 7-8 दिन के बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ साथ वाले कस्बे में गया और फिर मस्जिद के इमाम और उस आदमी से मिला। उन्होंने मेरा शुक्रिया इस तरह अदा किया कि मैं कोई पीरो मुर्शिद था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन्हें पहले इत्तला ना दे देता तो उनके कमो बेश 200 तरबियत याफ्ता गोरीले मारे जाते और उस रात 4-5 कमांडर भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें गोरीला जंग लड़ने का और लड़ाने का भी भरपूर तजर्बा था। मेरी मुखबरी पर उन गोरीलों को बर वक्त इत्तला पहुंचा दी गई थी कि रात को ही वहां से निकल जाएं। चुनाचे वो सुबह से पहले पहले वहां से निकल गए थे। अंग्रेजों का इतना बड़ा ऑपरेशन नाकाम रहा था। 7 दिन गुजर गए तो एक रात हमारे कैंप पर गोरीलों ने हमला कर दिया। हम जो मुसलमान थे बहुत परेशान हुए कि इन गोरीलों ने हमें पहले नहीं बताया और अचानक हमला कर दिया है। हमारे लिए अपने दिफा में लड़ना ज़रूरी हो गया था, लेकिन लड़ने का मतलब ये था कि हमने मस्जिद में उनके इमाम से जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी होती थी
और फिर हमने हलफ भी उठाया था। हमला ऐसा नहीं था कि गोरीले फायरिंग कर रहे थे, बल्कि वो कैंप में घुस आए थे और उन्होंने कैंप के अंदर आकर फायरिंग शुरू की थी। हम ये देखकर कुछ हैरान हुए कि गोरीले सिर्फ हिंदू और सिख कंपनी पर शब खून मारकर चले गए। मुसलमान कंपनियों को भी हुक्म मिला था कि वो गोरीलों को घेरा डालकर पकड़ने की कोशिश करें। मुसलमान कंपनियां फौरन उठी थीं और उन्होंने घेरा डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन गोरीले आधा घंटा बिना ठहरे और गायब हो गए। जितनी देर वो कैंप में रहे उनका नारा मुर्दी का सुनाई देता रहा। सुबह मालूम हुआ कि हमारी बी कंपनी के 21 जवान मारे गए हैं और 30 या 32 राइफलें गायब हो गई हैं। रात को हम लोग राइफलें और स्टेन गन्ने अपने साथ रखा करते थे। सिखों की कंपनी के सिर्फ 7 जवान और 1 नाइक मारा गया था। उन दोनों कंपनियों के जख्मियों की तादाद भी खासी ज्यादा थी। सिखों की कंपनी से भी 10-12 राइफलें गायब हो गई थी और कुछ और सामान भी चला गया था। इससे हमने अंदाजा किया कि इंडोनेशी गोरीले किस कदर दलेर और बहादुर हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। मैं कहा करता था कि इंडोनेशियन हुर्रियत पसंदों ने ये शब खून हमारे कैंप पर मारकर हमारे सर फख्र से ऊंचे कर दिए। दोनों मुसलमान कंपनियों के खैमों की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। उस शब खून ने एक मसला खड़ा कर दिया। इस पर आप भी गौर करें। हमारे कैंप की तरतीब ये थी कि पहले यानी एक तरफ बी कंपनी के खैमे थे, ये हिंदुओं की कंपनी थी। इसके आगे हमारी यानी ए कंपनी थी, ये मुसलमान कंपनी के खैमे थे। इससे आगे सी कंपनी के खैमे थे और ये कंपनी सिखों की थी। इससे आगे मुसलमानों की बी कंपनी के खैमे और उससे आगे बटालियन हेडक्वार्टर के खैमे थे। अफसरों के खैमे उस कैंप से जरा हटकर थे। इंडोनेशियन गोरीलों ने शब खून इस तरह मारा कि बी कंपनी के खैमों पर हमला किया और फिर आगे मुसलमानों की ए कंपनी के खैमों को छोड़ दिया और उससे आगे सिखों की कंपनी के खैमों पर हल्ला बोला और उससे आगे मुसलमानों की कंपनी के खैमों की तरफ जैसे देखा ही ना हो। इससे साफ जाहिर होता था कि गोरीलों ने मुसलमानों को दानिस्ता छोड़ दिया था और हिंदुओं और सिखों पर हमला किया था। एक मसला ये भी सामने आया कि मुसलमानों की दोनों कंपनियां शोर शराबा सुनते ही बेदार हो गई थी, लेकिन यूं लगता जैसे उन्होंने दानिस्ता गोरीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह दोनों कंपनियां तेजी से उठकर कैंप को घेरे में ले सकती थी ताकि कोई गोरीला निकल कर ना जा सके। रोशनी राउंड बेशुमार फायर हुए थे जिनकी रोशनी ने रात को दिन बना दिया था। गोरीले साफ नजर आते थे, लेकिन उन पर फायर इसलिए नहीं किया था कि अपने जवान अपने ही जवानों की गोलियों से मारे जाएंगे। शब खून बड़ी खतरनाक कार्रवाई होती है। खलबली मच जाती है और जिन पर शब खून मारा जाता है वो समझ ही नहीं सकते कि क्या करें। अगर एक गोरीला सामने नजर आता है तो उस पर स्टेन गन फायर की जाए तो उसे छल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे और दाएं बाएं अपने जवान होते हैं जो उस फायर की जद में आ सकते हैं। इसके अलावा यह बात भी थी कि हमारी बटालियन पर पहली बार इस किस्म का हमला हुआ था और बटालियन को ऐसा हमला रोकने का कोई तजर्बा नहीं था। बहरहाल ये बात अफसरों ने खास तौर पर नोट की कि गोरीलों ने हिंदुओं और सिखों पर हमला किया और मुसलमानों ने वो जवाबी कार्रवाई नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। हम समझ गए कि गोरीलों को किसी मुसलमान ने पहले बता रखा था कि कैंप में हम लोग किस तरतीब में रहते हैं। ये पता नहीं चल रहा था कि उन्हें ये तरतीब किसने बताई थी। इसका पता चलाना ज़रूरी भी नहीं था और पता चलाना चाहिए भी नहीं था, क्योंकि बात जो मुंह से निकल जाती है वो गैरों तक भी पहुंच जाया करती है। मैं आपको बता देता हूं कि यह कारनामा किसका था। बटालियन हेडक्वार्टर में तहसील चकवाल के किसी गांव का रहने वाला एक हवालदार गुलाम नबी हुआ करता था। वो चूंकि पढ़ा लिखा था इसलिए उसे इंटेलिजेंस सेक्शन में रखा गया था। वो एक बार साथ वाले कस्बे में गया और उसमें गोरीलों को कैंप की तरतीब बताई थी और उन्हें कुछ और बातें भी बताई थी। ये भी पता चल गया था कि हवालदार गुलाम नबी ने ही उन्हें कहा था कि वो इस तरह शब खून मारें। अफसरों को मालूम नहीं था कि यह काम हवालदार गुलाम नबी का है। अगले रोज पूरी बटालियन को फॉल इन किया गया और हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने एक लेक्चर दिया जिसका लुबे-लुबाब ये था कि बटालियन के ओहदेदार और जवान इस्लाम के रिश्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है। हमारे कर्नल ने साफ अल्फाज में तो ना कहा कि मुसलमान इंडोनेशियन गोरीलों के साथ खुफिया राब्ता रखे हुए हैं, मगर उसका मकसद और मतलब यही था। उसने मुसलमानों का नाम लिए बगैर धमकी आमेज लेक्चर दिया। उसने ये भी कहा कि ऐसा वाक़या फिर कभी हुआ तो बटालियन पर यह पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि कोई जवान कैंप से बाहर नहीं जा सकता। मुसलमान कस्बे की मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। उस शब खून का दूसरा असर यह हुआ कि बटालियन के हिंदू और सिख मुसलमानों के खिलाफ हो गए और वो इंडोनेशियन मुसलमानों को गालियां देते थे। खसूसन सिख धमकियां देते थे कि वो उन मुसलमानों से अपने जवानों के खून का इंतकाम लेंगे। हिंदू कंपनी में भी ऐसा ही गम गुस्सा पैदा हो गया। बाज सिख जवान मुसलमान जवानों से कहते थे कि अपने उन मुसलमान भाइयों को समझा दो, वरना हम उनके कस्बे पर हमला कर देंगे।
और उनकी लड़कियों को उठा लाएंगे। मुसलमान आमतौर पर सिखों की यह धमकी सुनकर हंस पड़ते थे। ज़ाहरी तौर पर तो हम हंस पड़ते थे, लेकिन अंदर से हम जल उठते और हमारा खून खौलने लगता था। हम अपने गुस्से का इजहार इसलिए नहीं करते थे कि हम पर यह शक ना किया जाए कि हमारे दिलों में इंडोनेशियन मुसलमानों की ज़रा सी भी हमदर्दी है। हम ही जानते हैं कि सिखों की ये गालियाँ जो वो इंडोनेशियन मुसलमानों को देते थे, हम किस तरह बर्दाश्त करते थे। आखिर एक वाक़या हो ही गया। वो इस तरह के एक सिख नायक ने एक रात इंडोनेशियन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी ही बात कह डाली। हम 4-5 आदमी वहाँ खड़े थे। एक मैं था, 2 और जवान खड़े थे और एक यही हवालदार गुलाम नबी था जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया है। उस सिख नायक ने इंडोनेशिया की मुसलमान औरतों के मुतल्लिक वैसी ही गंदी बात कही जो वलंदेजी औरतों के मुतल्लिक मशहूर थी। ये तो मैं आपको सुना चुका हूँ कि वलंदेजी औरतों का किरदार क्या था और वो किस तरह अपनी इज्जत और आबरू राशन, सिगरेट और शराब के चंद घूंटों के लिए पेश कर दिया करती थीं। उस सिख नायक ने कहा कि यहाँ की मुसलमान औरतें भी ऐसी ही हैं। सिख हर बात बड़े ही गंदे अल्फाज में किया करते थे। उस सिख ने मुसलमान औरतों के मुतल्लिक भी ऐसे ही नंगे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम हस्बे मामूल हंस पड़े, लेकिन मैंने देखा कि हवालदार गुलाम नबी के होंठों पर जो ज़रा सी मुस्कुराहट थी वो भी गायब हो गई थी। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। अगली सुबह पता चला कि ये सिख नायक लापता है। रात को वो अपने खैमे में मौजूद था। आधी रात के वक्त भी उसे देखा गया था। फौज में सूरज निकलने से बहुत पहले पूरी बटालियन जाग उठती थी। उस वक्त ये सिख खैमे में नहीं था। उसे हर तरफ देखा गया, लेकिन वो कहीं भी नजर न आया। दिन के 2 बज रहे थे जब बटालियन के दफ्तर में ये इतला पहुंची कि सिख नायक की लाश कैंप से तकरीबन 1 मील दूर एक खाड़ में पड़ी है। सिखों की कंपनी का सूबेदार और 2-3 और सिख दौड़े गए और वापस आए तो उन्होंने उस सिख नायक की लाश उठा रखी थी। मैंने ये लाश देखी थी। उसका पेट दाएं से बाएं तक चौक किया हुआ था और उसकी अंतड़ियां वगैरह बाहर निकल आई थीं, जिन्हें हाथों से उठाकर पेट में रखा गया था। पेट पर उसी की पगड़ी बांध दी गई थी ताकि पेट के अंदरूनी आज़ा पेट में ही रहें। ये पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ मारा गया और उसकी लाश इतनी दूर क्यों फेंकी गई। अगर उसे किसी इंडोनेशियन हुर्रियत पसंद ने मारा होता तो उसकी लाश कैंप के करीब ही पड़ी होनी चाहिए थी। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि यह सिख इतनी दूर करने क्या गया था कि किसी इंडोनेशियन मुसलमान का शिकार हो गया। बाकायदा इंक्वायरी हो रही थी। अगले रोज़ किसी सिपाही के मुंह से यह बात निकल गई कि उसने उस नाइक को हवालदार गुलाम नबी के साथ रात को फलां जगह खड़े बातें करते देखा था। गुलाम नबी से पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन शक उसी के खिलाफ पक्का होता गया। मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं कि और कैसी शहादत और सुराग मिले थे जिनसे यह जाहिर हो गया कि उस सिख नाइक को हवालदार गुलाम नबी ने ही कत्ल किया है। हवालदार गुलाम नबी को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। अब उसका कोर्ट मार्शल होना था और जाहिर है कि उसे सजाए मौत मिलनी थी। सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो कहीं नहीं गई। फौज में कोई सिपाही जुर्म करे तो उसे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कोई हवालदार ऐसा जुर्म करे कि उसे गिरफ्तार करना पड़े तो उसे बंद नहीं किया जाता, बल्कि एक हवालदार उसके साथ एस्कॉर्ट के तौर पर मुकर्रर कर दिया जाता है। उस वक्त उसे अपने पेटी कैदी कहा करते थे। शायद आजकल भी यही कहते हों। पेटी कैद का मतलब यह था कि हिरासत के दौरान यह हवालदार बेल्ट नहीं बांध सकता था। गुलाम नबी पर भी एस्कॉर्ट मुकर्रर कर दिया गया। वो हर वक्त खैमे में रहता था और एक हवालदार उस पर ड्यूटी देता था। अगले रोज एक और हवालदार को मुकर्रर कर दिया जाता। कोर्ट मार्शल की तैयारियां होने लगीं। अभी इब्तदाई कार्रवाई करनी थी और ये कागजात ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जाने थे, जहां से कोर्ट मार्शल के अहकामात मिलने थे। पहले 2 दिन जिन हवालदारों ने गुलाम नबी पर एस्कॉर्ट ड्यूटी दी वो मुसलमान थे। तीसरे रोज एक हिंदू हवालदार की ड्यूटी लगी। उस हवालदार ने रात को भी गुलाम नबी के साथ रहना था। यह 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। सुबह देखा कि उस हिंदू हवालदार की लाश खैमे में पड़ी है और गुलाम नबी लापता है। गुलाम नबी 2 स्टेन गन्ने और जितना एम्यूनिशन उसके हाथ लगा अपने साथ ले गया। अब तो साफ पता चल गया कि सिख नाइक को भी उसी ने कत्ल किया था और अपने एस्कॉर्ट हवालदार को भी कत्ल करके वो भाग गया है। सब जानते थे कि वो कहाँ चला गया है। कत्ल करके या कोई और संगीन जुर्म करके कोई इस तरह फरार हो जाए तो उसके कहीं भी पाँव नहीं लगते। हर वक्त और हर जगह मुखबरी का और गिरफ्तारी का खतरा लगा रहता है और आदमी भागा भागा फिरता है। मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ और जो हालात पहले सुनाए हैं, उस मुल्क और इन हालात में भागने वाले मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं था। इंडोनेशियन मुसलमान ऐसे मुसलमान फौजियों को जो उनके पास पहुंच जाते थे सर आंखों पर बिठाते और दिली तौर पर इज्जत और एहतराम करते थे। अंग्रेज ऐसा जुर्म बख्शने वाली कौम नहीं थी। गुलाम नबी एक सिख और एक हिंदू को कत्ल करके भागा था। अंग्रेज अफसर जानते थे कि वो कहाँ गया है। अलग सुबह हिंदू की लाश खैमे में देख ली गई थी और यह भी कि गुलाम नबी लापता है।
उसी वक्त हिंदुओं और सिख दोनों कंपनियों को फौरी तैयारी का हुक्म मिला और उन कंपनियों को करीबी कस्बे की तरफ रवाना कर दिया गया। हमने देखा कि कस्बे को दोनों कंपनियों ने मुहासरे में ले लिया। वो कोई इतना बड़ा कस्बा नहीं था, यूं समझ लें कि एक जरा सा बड़ा गांव था। चूंकि वहां सारी आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए वो साफ सुथरे रहने वाले लोग थे और अपनी हर हरकत से तहजीब याफ्ता लगते थे। तहजीब याफ्ता ना लगते तो भी वो अपना वकार कायम रखने वाले और वकार पर मर मिटने वाले लोग थे। शमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली पठान जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ अंग्रेज़ों का राबता होता था। वहाँ पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसके आदमी अंग्रेज़ों और कबायलियों का राबता करवा देते थे। उस राबते की ज़रूरत उस वक्त पड़ती थी जब कोई अंग्रेज़ अफसर मारा जाता और उसकी लाश पठान उठा ले जाते। अंग्रेज़ कबायलियों के साथ राबता करते और लाश इस तरह वापस लेते थे कि पठान उस लाश की नकद कीमत वसूल करते थे। बिल्कुल ऐसे ही इंडोनेशिया में गोरिल्लों के साथ अंग्रेज़ों और अमरीकियों का राबता हो जाता था। हमारी दो कंपनियों ने कस्बे को मुहासरे में लिया तो फ़ौरन हमला नहीं कर दिया गया, या यूं नहीं कि कस्बे में दाखिल होकर हर घर की तलाशी ली जाती। ख्याल यही था कि हवालदार गुलाम नबी इसी कस्बे में है और अभी अभी सुबह हुई है और वो यहीं होगा। अंग्रेज़ अफसर खासे मोहतात थे, उन्होंने कस्बे के बुजुर्गों को बाहर बुलाया और वो आ गए। बाद में ये बातें हमें मालूम हुई। अंग्रेज़ अफसरों ने अपने आदमियों की मार्फत बुजुर्गों को बताया कि एक हवालदार इस तरह 2 आदमियों को कत्ल करके इस कस्बे में रुपोश हो गया है। उन्हें हमारे अफसरों ने कहा है कि उस हवालदार को वो खुद ही बाहर निकाल दें, वरना हर घर की तलाशी ली जाएगी। इंडोनेशियन बुजुर्गों ने अंग्रेज़ अफसरों से कहा कि हम अगर इतने बुज़दिल होते तो आपके आगे आकर गुलामों की तरह सर झुकाते और आपको अपना हाकिम समझकर खुद ही अपने घरों में ले जाते और कहते हमारे घरों की तलाशी ले लो, लेकिन हम एक आज़ाद कौम हैं और मुसलमान भी। अगर हमारे पास कोई मुसलमान पनाह लेने के लिए आता है तो हम उसे अपने अल्लाह की अमानत और अपना मेहमान समझते हैं। हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन वो आदमी नहीं देंगे जिसमें यहाँ पनाह ली है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि उनका हवालदार इस कस्बे में आया है कि नहीं, लेकिन वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि कस्बे की तलाशी का खतरा मोल ना लें। अंग्रेज़ भी तो कोई बुज़दिल कौम नहीं थी। उन्होंने 5 साल जंग आज़ादी लड़ी थी और जर्मनी और जापान को शिकस्त दी थी। ये अलग बात है कि अमेरिकन उनके साथ ना आ मिलता तो वो फातेह ना कहला सकते, लेकिन अब वो फातेह थे और इसके अलावा वो आधी दुनिया के बादशाह थे। हिंदुस्तान, बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों के लोगों को तो वो पैदाइशी गुलाम समझा करते थे। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि इस कस्बे के लोग उन्हें इस तरह का चैलेंज दे रहे थे कि उनका हवालदार यहाँ है या नहीं, वो घरों की तलाशी नहीं लेने देंगे। एक तो अंग्रेज़ों की ये शहाना जहनियत और फिर जल्दी पर तेल डालने वाला एक अंग्रेज़ मेजर भी था। वो बी कंपनी यानी हिंदुओं की कंपनी का कंपनी कमांडर था। वो तिबन बड़ा ही गुस्सीला आदमी था। इत्तफाक से उसका नाम देखिए क्या था, नाम था पिग, RD ब्लू पिग। और ये तो आप जानते हैं कि पिग का मतलब होता है खंजीर। वो गुस्से का खंजीर ही था। वो जब गुस्से में बात किया करता था तो उसके मुंह से थूक उड़ा करता था। उसने जब इंडोनेशियन मुसलमानों के बुजुर्गों की ये चैलेंज नुमा बात सुनी तो उसके गुस्से में धमाका पैदा हुआ और वो उन बुजुर्गों को बड़ी बेइज्जती के अंदाज में डांटने लगा और उसने यहाँ तक हरकत की कि एक बुजुर्ग के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेला और वो बुजुर्ग पीछे को गिर पड़ा। यूं लगा जैसे बारूद के ढेर को चिंगारी दिखा दी हो। एक तो 5-7 इंडोनेशियन जवान साल आदमी साथ थे जिनके पास जापानी साख्त की स्टेन गन्ने भी थीं और राइफलें भी। उनमें से कुछ ने उस अंग्रेज़ मेजर पर हथियार तान लिए और 2-3 ने अपने नेफों से खंजर निकाल लिए। इधर करीबी मकानों के मंडेरों पर अचानक इस तरह आदमी और औरतें खड़ी नजर आईं जैसे वो सब जिन्नात थे जो अचानक जाहिर हो गए थे। उन सब ने मंडेरों के पीछे पोजीशनें ली हुई थीं। किसी ने उन्हें ललकार कर बताया कि एक अंग्रेज़ अफसर ने हमारे बुजुर्ग की बेइज्जती की है। वो सब उठ खड़े हुए। उनमें कमसिन लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की औरतें तक भी थीं और बाकी सब मर्द थे। उनमें से कोई एक भी बगैर हथियार के नहीं था। मैं आज भी हैरान हूँ कि उन लोगों ने अंग्रेज़ों पर फायर नहीं खोला था। इंडोनेशी उन अंग्रेज़ों और अमरीकियों को तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अंग्रेज़ों और हमारी उन 2 कंपनियों की खुशकिस्मती थी कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ अफसरों और इंडोनेशियन बुजुर्गों का राब्ता करवाया था वो दरमियान में आ गए और खून खराबा ना हुआ। उस कस्बे के बुजुर्गों ने हमारे अंग्रेज़ अफसरों से कहा कि आबादी को तोपों से उड़ा दो और यहाँ के बच्चे बच्चे को मार डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फौज से खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकाया जाएगा, यहाँ तो नहीं कहीं और। हमारा कमांडिंग ऑफिसर भी साथ था। उसने अपने कंपनी कमांडर मेजर पेग को डांट पिलाई और पीछे हटा दिया। ये उस अंग्रेज़ की डिप्लोमेसी थी।
अगर वो भी गुस्से में आ जाता तो वहाँ सूरत हाल कुछ और हो जाती। हमारी कंपनियां नाकाम वापस आ गईं। हमें अब ये तवक्को थी कि कस्बे में जाने की जो खुली इजाज़त थी वो मनसूख कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये अंग्रेज़ अफसरों की दानिशमंदी थी और ये उनकी डिप्लोमेसी थी। गालिबन उन्होंने सोचा होगा कि मुसलमान जवानों को कस्बे में जाने से रोका गया तो उनके दिलों में तलखी पैदा होगी और इंडोनेशियन मुसलमानों की हमदर्दी में इजाफा हो जाएगा। दरअसल अंग्रेज़ किसी और जहनीत का मुजाहरा कर रहा था। ये उस शैतान और मुस्लिम कुश की एक बड़ी गहरी चाल थी। उसका इल्म यूं हमें हुआ कि हम लोग उस कस्बे में भी जाते थे। जो नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ा करते। वहाँ नमाज पढ़ने से हमें दो फ़ायदे होते थे। एक तो वो बाकायदा मस्जिद थी और हम समझते थे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा मिलता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता था कि वहाँ इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ मुलाकात होती थी तो हमें बाखुदा रूहानी खुशी मैसर आती थी। उनमें जो उर्दू नहीं बोलते और समझते थे वो इशारों में अपने जज्बात का इजहार किया करते थे। ये हकीकत है कि दीन का रिश्ता ज़बान का पाबंद नहीं होता। ये ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज में और ज़बान से बयान किया ही नहीं जा सकता। दिल से दिल मिल जाते हैं और फिर मुस्कुराहटें और आंखें अपना मुद्दा बयान करती हैं। मुझ पर यही कैफियत वहाँ जाकर तारी हो जाया करती थी। एक रोज़ असर के वक्त मैं और हवालदार अमीर खान और एक इंडोनेशियन हमारे साथ था। कस्बे की मस्जिद में गए और असर की नमाज वहाँ पढ़ी। इत्तफाक से वहाँ वो आदमी मिल गया जिसने ईद के रोज़ इमाम का खुतबा हमें उर्दू में सुनाया था। वो हम तीनों को मस्जिद के अंदर ले गया। अंदर का मतलब है अंदरूनी कमरे में। उसका अंदाज बता रहा था कि वो कोई राज की बात करेगा। बात वाकई राज की थी और बड़ी ही ख़तरनाक बात थी। उसने कहा कि वो मेरे ही इंतज़ार में था। मुझे वो इसलिए काबिल एतमाद और मुअज़्ज़ज़ समझता था कि मैंने ईद के रोज़ मस्जिद में तकरीर की थी। ये बात तो वो किसी और को भी बता सकता था, लेकिन एहतियात को लाजिम समझता था। उसने बताया कि यहाँ 2-3 आदमी ऐसे हैं जो तो इस कस्बे के मुसलमान ही हैं, लेकिन उनके मुताल्लिक शक किया जा रहा है कि वो दर पर्दा अंग्रेज़ों के जासूस और मुखबर हैं। उन लोगों ने बड़ी उस्तादी से कस्बे में ये अफवाह फैला दी है कि हमारी बटालियन के जो मुसलमान हैं वो इस कस्बे के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और किसी भी रोज़ ये बटालियन मुसलमान कंपनियों से कस्बे पर हमला करवाएगी।